अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अनोखा बड़ा फ़ैसला दिया गया है। अनोखा क्यों है और बड़ा क्यों है और अहम फ़ैसला क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये फ़ैसला क्या है, पहले मैं आपको उस फ़ैसले के हवाले से बताता चलूँ। बुनियादी तौर पर इसका बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने, तो उनके आने के बाद कुछ ऑडियोज़ सामने आई। रोज़ाना ऑडियोज़ आ रही थी, कभी इमरान खान की आ रही है, कभी परवेज़ इलाही की, कभी वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो कभी किसी की, कभी किसी और की। मुख्तलिफ़ ऑडियो सामने आ रही थी। जिन ऑडियोज़ के सामने आने के बाद कुछ ऑडियोज़ ऐसी आईं जिसमें अदलिया के जजेस का तज़किरा हुआ, अदलिया के जजेस का ज़िक्र हुआ। जब अदलिया के जजेस के हवाले से ऑडियोज़ सामने आने शुरू हो गईं, तो उसके बाद इस मुतालबे ने ज़ोर पकड़ा कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन बना दे, ताकि पता चल सके कि ये ऑडियोज़ असली हैं, नकली हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इन ऑडियोज़ के हवाले से क्या हो सकता है। तो बहरहाल जब दबाव बढ़ा सोशल मीडिया के ऊपर, आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थे, और इसमें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो भी इसके शामिल थे। इसमें इसमें ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में शामिल थे। अब जब ये ऑडियोज़ आ गई, तो इन ऑडियोज़ के आने के बाद तहकीकात जब इस कमीशन ने शुरू कर दी बनने के बाद, तो इस कमीशन ने अभी अपनी कार्रवाई का आगाज़ ही किया था, और कुछ वजाहतें, कुछ चीज़ें जो थी वो बताई थी। तो उसके आने के फ़ौरी बाद जो आबिद ज़ुबैरी, जो कि वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं, उनकी जानिब से इस ऑडियोज़ लीक जो कमीशन था और इसकी जो तहकीकात थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। अब आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहली मर्तबा ही इंक्वायरी कमीशन को या किसी और पार्टी को सुने बगैर जो था उस ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई रोक दी। जो उसने जो उसने नोटिस किए थे वो सारे रुक गए। जो उसने मुख्तलिफ लोगों को कार्रवाई के लिए बुलाया था, वो तमाम के तमाम कार्रवाई रुक गई। अब जब उसके नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर वफाकी हुकूमत आई, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मंसूर उस्मान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे हैं बल्कि उनकी जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि इस बेंच में, ये जो 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी कमीशन के ऊपर तश्कील दिया है, इसमें 3 जजेस को शामिल नहीं होना चाहिए। अब उसके पीछे एक लॉजिक थी कि 3 जजेस को शामिल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है कि जजेस अपने मफादात का टकराव वाले मुकदमात नहीं सुन सकते, अपने करीबी अजीज़ों का मुकदमात नहीं सुन सकते। तो वफाकी हुकूमत ने ये दरख्वास्त जो थी वो दायर कर दी। उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि इन ऑडियोज़ के अंदर जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनके अंदर एक ऑडियो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुबैना तौर पर उनकी सास की ऑडियो है। इसलिए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये की गई कि इस एक ऑडियो के अंदर, जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो है, उस ऑडियो के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का भी ज़िक्र किया गया है। इसी तरह एक ऑडियो के अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी ज़िक्र किया गया है। अब क्योंकि इन ऑडियोज़ के अंदर इन तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के नाम आ गए हैं, तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि जनाब, ये अब इन 3 जजेस को, जिनके नाम इन ऑडियोज़ के अंदर आ गए हैं, उनको इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, उनको इनसे मुतल्लका मुकदमे में नहीं शामिल होना चाहिए। उसके ऊपर 6 जून को फ़ैसला महफूज कर लिया गया, और 6 जून को फ़ैसला जो महफूज था वो आज यानी 8 सितंबर को सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में, या हम ये कह सकते हैं कि इन जजेस ने जो आज फ़ैसला दिया, उसमें अपने फ़ैसले के अंदर उन्होंने ये करार दिया है कि ये जो एतराज़ात बेंच के 3 जज साहबान पर उठाए गए, वो जो एतराज़ात हैं वो अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इसलिए ये जो दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसको मुस्तरद किया जा रहा है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला तो सुना दिया, एक जूरिस्प्रूडेंस बन गई। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फ़ैसला सुनाती है, वो एक मशअल राह होता है, एक असूल, एक प्रिंसिपल सेट हो जाता है कि भाई आला मुल्क की अदालत का ये फ़ैसला है, अब बाकी अदालतें जो हैं उसको परसू करें। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है, कानूनी वजूहात जो भी हों, देखें, इंसाफ़ होता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इंसाफ़ जो है वो होना नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ़ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अब क्या कहते हैं, ज़बान-ए-ज़द-ए-आम क्या होगा कि चीफ़ साहब ने अपनी सास का मुकदमा जो है वो सुनेंगे।
अब इसके नीचे जो निचले ज़बान ज़द-ए-आम में भी इस फ़ैसले की जो है वो बेतौकीरी की जाएगी, इस फ़ैसले को डिस्कस किया जाएगा, इस फ़ैसले के ऊपर राय दी जाएगी, आम शहरी भी राय देंगे। मीडिया के ऊपर भी ज़ाहिर बात है इसके ऊपर प्रोग्राम्स होंगे और फिर ख़ास तौर पे जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हो गई और जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो इस फ़ैसले को किस तरह देखेंगी कि भाई क्या जजेस अपने फ़ैसले अपने मुतल्लिक अपने रिश्तेदारों से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं वो सुन सकते हैं। असूल तो यही बनेगा। तो इसलिए इस फ़ैसले को कोई पज़ीराई नहीं मिलेगी, ये एक अनोखी मंतक दे दी गई है। हालाँकि इस सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी मिसालें थीं जो कि इन 3 जज साहिबान के या नॉर्मली जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर काफ़ी एतराज़ात इससे पहले भी उठते रहे हैं। बंदयाल साहब के ऊपर पहली मरतबा ये कोर्ट के अंदर एतराज़ उठा है कि उन्हें ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन इससे पहले देखें हमने दो चीज़ें जो थी वो आज तक जो सेटल थी वो ये थी कि एक तो अगर किसी भी बेंच के ऊपर एतराज़ किया जाता है किसी भी जज के ऊपर, क्योंकि जज के लिए मुकदमा कोई भी अहमियत का हामिल नहीं होता कि जज कहे कि जनाब ये मुकदमा मैं ही सुनूंगा, बल्कि जज के लिए उसका वक़ार, उसका जो एहतराम है, जो उसका अदालत है, उसका वक़ार, उसका अदालत का एहतराम वो सबसे अहम होता है। तो जज के लिए ये लाजिम होता है कि जब उसके ऊपर लाजिम समझा जाता है, होता नहीं है, लाजिम समझा जाता है कि भाई अगर एक फ्रीक एक पार्टी ये कह दे कि जनाब इस केस के अंदर आपके मफादात हैं, आपके बराह रास्त आप इस फ़ैसले से हिट होते हैं, आपको इस फ़ैसले का फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या आपको इस फ़ैसले के हवाले से कोई ख्वाहिश है, तो जब इस किस्म के एतराज़ात बेंच पर लगाए जाते थे तो जो जज साहिबान होते थे वो बेंच से अलग हो जाते थे। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला, उसके बाद ये चीज़ सामने आएगी कि भई अगर बेंच के ऊपर एतराज़ात होते हैं, उनके मफादात का टकराव हो, उनकी सास का केस हो, बहू का केस हो, भांजे भतीजे का केस हो, तो उसमें अलहदा जो हो उसके ऊपर जो एतराज़ात किया जाएगा। अगर बेंच के ऊपर कोई एतराज़ात करता है तो वो अदलिया की आज़ादी पर हमला हो जाएगा। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। ये एक अपनी नौइयत का अनोखा फ़ैसला है जिसकी मिसाल आइंदा हमेशा बुरे उसमें दी जाएगी, बुरे कॉन्टेक्स्ट में दी जाएगी। कभी भी इस फ़ैसले को सराहते हुए इसको एक अच्छी मिसाल नहीं समझा जाएगा। अब ये भी चीज़ सामने है कि 6 जून को चीफ साहब ने ये फ़ैसला रिज़र्व किया। जून का पूरा महीना गुज़र गया, जुलाई का पूरा महीना गुज़र गया, अगस्त का पूरा महीना गुज़र गया। अब सितंबर में जाते-जाते ऐसी कौन-सी ख्वाहिश थी, ऐसा क्या मामला था, और ना ही ये कोई फ़ैसला कोई इतना बड़ा था कि जिसके ऊपर हर शख्स कह रहा हो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला अब तक क्यों नहीं दिया, इससे पूरे मुल्क की कार्रवाई रुक गई है, इससे क्या हो गया। तो चीफ साहब के जाने के अंदर भी ग़ालिबन सिर्फ 7-8 दिन रह गए हैं। तो बेहतर होता कि चीफ साहब इस फ़ैसले को इग्नोर करते, इसको रोक देते, और जो नया बेंच इसके उनके जाने के बाद बनता वो इस केस को सुनता और फ़ैसला दे देता। लेकिन चीफ साहब ने बहरहाल ये मुनासिब समझा होगा कि चीफ साहब इसका जाते-जाते फ़ैसला जो है वो करके जाएँ। लेकिन इस फ़ैसले के बाद देखें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इस फ़ैसले को कभी भी तारीख़ के अंदर फ़ैसले अदालतें देती रहती हैं, लेकिन उन फ़ैसलों को 2 अल्फाज़ के अंदर 2 तर्ज़ के जो है उनकी याददाश्त बनती है उन फ़ैसलों से। एक अच्छी प्रेसिडेंट बनती है, उसको हर जगह पे कोट किया जाता है, मिसाल से अदालत कोर्ट्स उसको फॉलो करती हैं। दूसरा, एक बुरी प्रेसिडेंट बनती है, और बुरी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है कोर्ट उसको भी किया जाता है, लेकिन उसको नेगेटिव सेंस के अंदर कोर्ट किया जाता है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है, अगरचे उसकी तहरीरी वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन इसको ज़बान ज़द-ए-आम में और इसको अदालती जो होगी तारीख़ उसके अंदर कोई अच्छा फ़ैसला नहीं समझा जाएगा और इसको कभी भी सराहा नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मियाँ कील को इजाज़त दीजिए और मेरे इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आप सब दोस्तों का आखिर में करूँगा शुक्रिया। जैसे ही कोई दोबारा बड़ी ख़बर आएगी तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।